नमस्कार दोस्तों, इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की इस क्लास में यूपीएससी प्री 2020 को ध्यान में रखते हुए आपका एग्जाम जो 4 अक्टूबर 2020 को होने वाला है, उसके लिए एक और देश के साथ हम भारत के संबंधों की व्यापक विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे और कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकता है उसको हम देखेंगे। और वो देश है इंडिया एंड ब्राज़ील। आज हम ब्राज़ील के साथ संबंधों को देखने का प्रयास करेंगे। आप लोग ध्यान रखना, भारत एशिया महाद्वीप की एक उभरती हुई विकासशील अर्थव्यवस्था है, तो दूसरी ओर ब्राज़ील जो है वो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्था है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है और विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है भौगोलिक दृष्टिकोण से, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। मतलब जनसंख्या के दृष्टिकोण से ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। तो यहां पर ध्यान रखें कि जो दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, उस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश जो है वो ब्राज़ील है। उसी ब्राज़ील के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ये ब्राज़ील विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। तो आपके दिमाग में आएगा सर 5वां कैसे, जनसंख्या या क्षेत्रफल? तो ध्यान रखना, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से ब्राज़ील विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है ब्राज़ील। अब यहां पर हमारा टॉपिक जो आज का होगा वो है भारत ब्राज़ील संबंध, अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी के दृष्टिकोण से भी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण से, दोनों की दृष्टि से हम देखना चाहेंगे। लेकिन जब भी हम किसी देश को पढ़ते हैं तो उसके पीछे पढ़ने का कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है कि हम ब्राज़ील को क्यों पढ़ें। तो नंबर 1, सबसे पहला आपको पता होगा कि हमारा इस वर्ष का जो गणतंत्र दिवस था 26 जनवरी 2020, हमारे गणतंत्र दिवस के इस बार का 26 जनवरी 2020 का जो 71वां जो था, 71वां गणतंत्र दिवस जो था, उस गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि ब्राज़ील के राष्ट्रपति रहे। और ब्राज़ील के राष्ट्रपति जो है जायर बोल्सोनारो। ध्यान रखना, यहाँ गणतंत्र दिवस पर जायर बोल्सोनारो जो है ये बेसिकली हमारे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहे। इस कारण से ब्राज़ील भारत संपर्क में ज़्यादा आए और ये काफ़ी चर्चा में रहा। तो एक चर्चा का पहला कारण है ब्राज़ील के राष्ट्रपति का भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में भारत में आना, पहला बिंदु। नंबर 1। नंबर दूसरा पॉइंट जो होगा, आपको पता होगा कि वर्तमान में भारत जिस ऑर्गेनाइजेशन में है और जो तेज गति से उभर रहा है, उसकी वजह से भी भारत और ब्राज़ील के संबंध बेहतर हो रहे हैं। और वो संगठन है, नंबर 2 पे आएगा ब्रिक्स, BRICS, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तीसरा कारण कि भारत और ब्राज़ील एक दूसरे के नज़दीक हैं, उसका एक तीसरा बिंदु भी है और वो तीसरा बिंदु है IBSA, इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। इब्सा की वजह से भारत और ब्राज़ील काफ़ी एक दूसरे के नज़दीक आए। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी ये टाइमिंग जो है, ये कोरोना क्राइसिस चल रहा है, कोरोना संकट चल रहा है। और इस कोरोना संकट में कौन सा देश किस पायदान पर पहुंच जाए, अभी कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया की सबसे विकसित अर्थव्यवस्था अमेरिका, जहां पर 20 लाख से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं और तेज गति से, दुनिया में सबसे तेज गति से मरने वालों की तादाद भी अमेरिका में है। उसमें सेकंड नंबर पर जो देश आ रहा है उसका नाम ब्राज़ील है। आप लोग ध्यान रखना, ब्राज़ील में पिछले 10 दिनों के अंदर संख्या इतनी तेज गति से बढ़ी है कि ये देश 6ठे पायदान से सीधा सेकंड पायदान पर आ गए हैं। और यहाँ पर 7 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इस देश की हेल्थ जो सिस्टम है वो लगभग क्रैश कर चुका है। ऐसे हालात यहाँ पर है और हो सकता है कि आने वाले 1 से 2 सप्ताह के बाद आपको हालात और भी अधिक खराब ब्राज़ील के मिले।
इसलिए हमें ब्राजील चूंकि हमारा सहयोगी भी है तो हमें यहाँ पर इसकी शिक्षा लेनी चाहिए। हमें एक एग्जाम्पल यहाँ से पेश करना चाहिए कि हमें अपने यहाँ पर कोविड-19 को रोकने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए। तो ये बिंदु आप यहाँ पे देखोगे। उसके बाद में हम चलें तो 3 कारण से। सबसे पहला, नंबर 1, 26 जनवरी 2020 को भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में रहे ब्राजील के राष्ट्रपति, पहला पॉइंट। दूसरा, भारत और ब्राजील का ब्रिक्स के रूप में बढ़ते हुए संबंध। नंबर तीसरा, इब्सा, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के रूप में भारत और ब्राजील के बढ़ते संबंध। और चौथा पॉइंट जो होगा, फोर्थ बिंदु जो होगा, फोर्थ पॉइंट जो है आपको पता होगा, इसी साल मतलब लगभग 6 महीने पहले ब्राजील के जंगल, जिन्हें हम सेल्वास कहते हैं, जो अमेजन के जंगल माने जाते हैं, वहां पर जिस प्रकार से आग लगी, उस आग के कारण यह मुद्दा पूरा का पूरा चर्चा में आया। तो वहां से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये बिंदु यहां पर इस पॉइंट से भी आप ध्यान में रखोगे कि अमेजन की जंगल कहां पर है, वहां से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। और सेल्वास किस प्रकार, किस कारण से फेमस है, ये तमाम बिंदु भी हम डिस्कस करने का यहां पर चाहत रखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सा देश किस कारण से चर्चा में आ रहा है। तो लेटेस्ट कोरोना हॉटस्पॉट जो बन रहा है, वैसे आप लोग ध्यान रखना, हॉटस्पॉट शब्द आता है जैव विविधता के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए। जिस देश में जैव विविधता, जीवों में विविधता सबसे ज्यादा हो, वह देश दुनिया का सबसे हॉटस्पॉट देश माना जाता है। हॉटस्पॉट के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे संपन्न क्षेत्र अमेजन के जंगल माने जाते हैं। ये दुनिया का सबसे संपन्न जैव विविधता क्षेत्र है। लेकिन वर्तमान में ब्राजील का नाम किसी और हॉटस्पॉट के रूप में आ रहा है, और वो हॉटस्पॉट है कोविड-19 का नया हॉटस्पॉट। इस कारण से ब्राजील चर्चा में है। तो हम एक एक बिंदु की सिलसिलेवार चर्चा करें और साथ ही साथ ये भी देखें, ध्यान रखना, अभी जब ब्राजील में संकट पड़ रहा है तो उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भी सहायता की पेशकश की है कि हम आपसी सहायता चाहते हैं। और वहां पर वो पत्र काफी मार्मिक भी था, जो आपको पढ़ना चाहिए। तो यहां पर इंडिया ब्राजील रिलेशंस को हम देख रहे हैं। अब सबसे पहले हम देखें कि भारत और ब्राजील जो है उसमें एक एक बिंदु को हम सिलसिलेवार दृष्टिकोण से देखते हैं। सबसे पहले आप देखो कि भारत एवं ब्राजील जो है, ये दोनों देशों में सबसे पहला बिंदु अगर हम ये तलाशें कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो भारत और ब्राजील में समानताओं को स्थापित करती हैं। समानताएं क्या क्या है इंडिया और ब्राजील में, तो ध्यान रखना, दोनों ही देश जो है वर्तमान में, भारत जो है वो अगर पहली समानता रखें तो जनसंख्या की दृष्टिकोण से दोनों ही देश अपने अपने क्षेत्र के सबसे बड़े देश हैं। हालांकि दोनों की जनसंख्या में काफी असमानता है। जहां एक ओर भारत की जनसंख्या 135 करोड़ के लगभग है, इससे भी ज्यादा हो रही है, वहीं ब्राजील की जनसंख्या जो है वो 21 करोड़ है। ब्राजील की जनसंख्या 21 करोड़ है। दोनों की जनसंख्या अपने अपने महाद्वीपों में सबसे ज्यादा है। भारत की जनसंख्या से ज्यादा केवल चीन की जनसंख्या है, जबकि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है वो बेसिकली ब्राजील है। दूसरा पॉइंट जो होगा वो होगा क्षेत्रफल के पॉइंट से, और क्षेत्रफल के पॉइंट से भी समानता है कि वर्ल्ड के 2 सबसे बड़े देशों में से एक है। आपको पता होगा कि वर्ल्ड में जहां एक ओर भारत का स्थान जो है वो 7वां है, भारत की पोजीशन जो है 7वां है, वहीं ब्राजील का स्थान जो है वो 5वां है, 5th स्थान है। और यही एक चीज दोनों में असमानता भी स्थापित करती है। ध्यान रखना, हर समानता में असमानता है। जैसे दोनों देश जनसंख्या की दृष्टिकोण से अपने अपने कॉन्टिनेंट के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में से एक है,
जैसे भारत एशिया महाद्वीप में दूसरा सबसे बड़ा देश है, तो ब्राजील अपने महाद्वीप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। लेकिन दोनों की जनसंख्या में काफी अंतर है। जहां भारत की जनसंख्या 135 करोड़ के लगभग है, वहीं ब्राजील की जनसंख्या 21 करोड़ के आसपास ही है। ये गैप है। जबकि अगर क्षेत्रफल देखें तो भारत और ब्राजील अपने अपने कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े देशों में से एक है। लेकिन जहां वर्ल्ड में भारत का स्थान 7वां है, वहीं ब्राजील का स्थान जो है 5वां है। अब आप देखिए, 5वां स्थान, विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन जनसंख्या मात्र 21 करोड़ है। यहां पर वर्ल्ड का 7वां सबसे बड़ा देश जरूर है, लेकिन उसके अनुरूप जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है। मतलब भारत और ब्राजील दोनों में प्राकृतिक संसाधन बहुत बड़े स्तर पर है, लेकिन भारत में उन्हीं प्राकृतिक संसाधनों के अनुरूप मानवीय संसाधन की संख्या भी बहुत ज्यादा है। जबकि प्राकृतिक संसाधनों के अनुरूप ब्राजील की जनसंख्या भारत की तुलना में कम है। और इसलिए ये जो अतिरिक्त एक्सेस जो उनके पास रिसोर्सेज है, उसका उपयोग भारत के विकास के लिए किया जा सकता है। फिर इसी प्रकार आप देखोगे, तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा बिंदु जो होगा, थर्ड पॉइंट जो होगा, वो आपका होगा अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। तो ध्यान रखना आप लोग, दोनों ही अपने अपने महाद्वीपों की विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं। दोनों ही विकासशील मतलब उभरती हुई, डेवलपिंग, विकासशील अर्थव्यवस्थाएं। और विकासशील से पहले अगर हम कॉमन पॉइंट जोड़ दें तो यहां पर दोनों अपने अपने कॉन्टिनेंट की दो एमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, दो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। और इसके बाद में चौथा पॉइंट ध्यान रखना, अगर हम रिश्तों में विवाद की बात करें या तनाव की बात करें, तो वर्तमान में जहां भारत का तनाव चीन के साथ चल रहा है, वहीं आपको ध्यान रखना कोविड-19 को लेकर ब्राजील के राष्ट्रपति के बेटे ने अभी लेटेस्ट एक ऐसी टिप्पणी की है जिससे चीन और ब्राजील के बीच में भी विवाद उत्पन्न हुआ है या तनाव उत्पन्न हुआ है। तो ये बिंदु भी आप यहां पर ध्यान रखोगे। और समानताओं के पॉइंट से देखोगे तो पांचवा, दोनों ही ब्रिक्स बैंक के सदस्य हैं और दोनों की बराबर वहां पर शेयरिंग है, तो दोनों ही ब्रिक्स बैंक के भी सदस्य हैं। तो एक बिंदु आप ब्रिक्स बैंक के आधार पर भी ले सकते हो। छठा पॉइंट जो है, सिक्स्थ पॉइंट जो आप डाल सकते हो, वो जो है UNSC, मतलब होगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दोनों ही देश अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते हैं और इस क्रम में भारत ने भी ब्राजील का सहयोग किया है। और छठा पॉइंट, सातवां, आप देखोगे भारत जहां हिंद महासागर में अपनी महत्वपूर्ण सामरिक स्थिति को रखता है, तो वहीं दूसरी ओर आप अगर मैप में देखोगे तो ब्राजील की सामरिक स्थिति अटलांटिक महासागर में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अटलांटिक महासागर में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्राजील जो है दुनिया का सबसे बड़ा कैथोलिक देश माना जाता है। इस बिंदु को भी आप ध्यान में रखोगे। जहां एक और जो ब्रिक्स के जो कॉन्सेप्ट आया उसमें ये निश्चित रूप से है कि ब्राजील जो है भारत की ऊर्जा सुरक्षा में अहम रोल अदा कर सकता है। तो ये तमाम बिंदु जो है वो कहीं कहीं समानताओं में असमानताएं, असमानताओं में समानताएं हैं, जो भारत और ब्राजील को एक दूसरे के नजदीक लेकर आती है। अब इसके बाद हम कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करें। जैसे आपको मैं बताना चाहूंगा स्क्रीन, तो देखिए आप इसमें ये बिंदु भी आपके जो है वो अहम रोल अदा कर सकते हैं। अब इसके बाद में सबसे पहले हम एक एक पॉइंट्स को थोड़ा सा और तराशते हैं। जैसे सबसे पहला बिंदु जो आपके सामने है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है वर्ष 2020 और 26 जनवरी जो हमारे देश का गणतंत्र दिवस है। तो भारतीय गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे की बात करूं मैं, तो हमारा जो रिपब्लिक डे है, उस रिपब्लिक डे जो 26 जनवरी 2020 को मनाया गया, उसमें भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहे ब्राजील के राष्ट्रपति। और ब्राजील के राष्ट्रपति का नाम आप लोग ध्यान रखना, ब्राजील के राष्ट्रपति और नाम यहां पर आएगा जायर बोल्सोनारो। नाम आएगा जायर बोल्सोनारो। ये भारत में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहे, जायर बोल्सोनारो।
तो यहां पर इस बिंदु को आप यहां से आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि जनवरी 2019 में जायर बोल्सोनारो जो है पिछले साल ही ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने थे और वर्ष 2020 में ही उन्होंने भारत का आतिथ्य स्वीकार करते हुए वो भारत आए 4 दिन की यात्रा पर और उन्होंने भारत के साथ में 15 समझौते भी किए। ये समझौते अलग अलग क्षेत्रों में थे, लेकिन यहां पर आपके आईएएस प्री एग्जाम में सिविल सर्विसेज के पॉइंट से क्वेश्चन ये भी आ सकता है। जैसे एकदम इजी क्वेश्चन की बात करूं तो होगा आपको 4 साल दे दे 2017, 18, 19, 20 और इधर दे दे मुख्य अतिथि 2017 में कौन थे, 2018 में कौन थे, 19 में कौन थे, 2020 में कौन थे। पहला प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। नंबर 1, 26 जनवरी 2020 को भारतीय गणतंत्र दिवस ब्रैकेट में 71वां के मुख्य अतिथि ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो रहे। और नंबर 2 दे दे, ये ब्राजील के प्रथम राष्ट्रपति थे जो भारत के किसी गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहे। फिर नीचे होगा इनमें से कौन सा या से सही है, ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों, डी नहीं 1 नहीं 2। तो ध्यान रखना आप यहां पे, इसका उत्तर होगा केवल 1। 26 जनवरी 2020 को भारत के 71वें गणतंत्र दिवस के निश्चित रूप से वो मुख्य अतिथि थे, लेकिन वो ब्राजील के पहले राष्ट्रपति नहीं हैं जो मुख्य अतिथि रहे। इससे पहले भी 2 राष्ट्रपतियों ने यहां पर ये आतिथ्य स्वीकार किया है। इससे पहले नाम बताना चाहूंगा तो थे फर्नांडो हेनरिक कार्डोसो। इससे पहले फर्नांडो हेनरिक कार्डोसो, ये जो है बेसिकली ब्राजील के राष्ट्रपति हैं और ये 1996 में भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहे। और नंबर 2 होगा लूला डी सिल्वा। और ध्यान रखना, भारत ब्राजील संबंधों को अहम बनाने में लूला डी सिल्वा की बड़ी भूमिका रही है। तो नंबर 2 जो है वो रहे हैं लूला डी सिल्वा। इन्होंने भी भारत और ब्राजील के संबंधों को बेहतर बनाने में अहम रोल अदा किया था वर्ष 2004 के आसपास। तो यहां पर आप देखोगे जो इब्सा के समय भारत और ब्राजील नजदीक आए हैं उसका कारण लूला डी सिल्वा थे। तो ध्यान रखना आप, मतलब कि जायर बोल्सोनारो जो है ये भारत के गणतंत्र दिवस के ब्राजील की ओर से पहले राष्ट्रपति नहीं थे। इससे पहले भी ब्राजील के 2 राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रह चुके हैं। तो ये नाम आपको यहां पर ध्यान में रखना है। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट से कई बार ऐसा जब 26 जनवरी जो हमारे देश का एक महत्वपूर्ण दिवस है जिसको हम रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, निश्चित रूप से वहां से प्रश्न बने हैं। तो आप इस दृष्टिकोण से ये बिंदु ध्यान में रखोगे। इसके बाद में बात करें तो क्या इससे पहले कोई और भी राष्ट्रपति आया है, तो ध्यान रखना इनसे जस्ट 4 साल पहले 2016 में, अक्टूबर 2016 में ब्रिक्स की बैठक गोवा में हुई थी। और गोवा में जो बैठक हुई उसमें तत्कालीन राष्ट्रपति मिशेल टेमर ने भारत की यात्रा की थी। मिशेल टेमर ने 2016 में भारत की यात्रा की। और लेटेस्ट 2019 में जो राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। ये 2019 में बने हैं। और ध्यान रखना, जायर बोल्सोनारो को क्या कहा जाता है, इन्हें ब्राजील का ट्रम्प भी कहा जाता है। इन्हें ब्राजील का ट्रम्प भी कहा जाता है या इन्हें ब्राजील का हिटलर भी कहा जाता है। इन्हें ब्राजील का हिटलर भी कहा जाता है। ये दोनों शब्द यहां पर आते हैं। ब्राजील का ट्रम्प या ब्राजील का हिटलर शब्द भी इनके लिए आता है, क्योंकि वहां पर अभी इन्होंने ऐसे कठोर डिसीजन लिए हैं जिसके कारण से ये चर्चा में आए हैं। तो ये बिंदु भी आप यहां पर ध्यान में रखोगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, नेक्स्ट बिंदु थोड़ी सी चर्चा हम ये करेंगे कि ब्राजील जो है
ब्राजील जो है ये बेसिकली नया कोविड-19 का हॉट स्पॉट बन रहा है। कोविड-19 का नया हॉट स्पॉट बन रहा है। इसकी टोटल जनसंख्या 21 करोड़ है और ध्यान रखना पिछले 2 सप्ताह में यहां पर संख्या तेज गति से बढ़कर आप देखिए लगभग 8 जून तक ये संख्या, 8 जून तक के जो आंकड़े हैं ये संख्या 7 लाख क्रॉस कर चुकी है। सबसे अधिक कोविड-19 के जो अभी तक के आंकड़े हैं वो टोटल वर्ल्ड के 70 लाख क्रॉस कर चुके हैं, जिसमें 20 लाख से ज्यादा जो है कोविड-19 के मामले अमेरिका में हैं। सबसे अधिक मौतें जो है वो अमेरिका में हुई हैं। लेकिन जिस प्रकार से ब्राजील पूरी दुनिया में कोविड-19 का जो हॉटस्पॉट बन रहा है वो एक और चर्चा का केंद्र बन गया है। यहां पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो जो काफी कठोर निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि ब्राजील में वे लॉकडाउन के खिलाफ थे, इसलिए ब्राजील में काफी देर से लॉकडाउन भी हुआ। और जो लॉकडाउन हुआ वो 100% लॉकडाउन नहीं था, बल्कि ब्राजील में राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने वहां पर अर्थव्यवस्था को ज्यादा वरीयता दी। इवन आप देखना अभी करीब 10 डेज पहले, 10 दिन पहले वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने ब्राजील के राष्ट्रपति को यह कहा था कि आप जो है आप पूरी तरह से देश में लॉकडाउन लागू कर दीजिए। किसने कहा? ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री ने, लेकिन मैं नाम भूल रहा हूं उनका, हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि पूरी तरह से आप इसको लागू कर दीजिए। इससे ब्राजील के राष्ट्रपति और स्वास्थ्य मंत्री के बीच में इतना मतभेद बढ़ा कि उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। किसको? ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री को। इवन उन्हें पार्टी से भी बाहर निकाल दिया गया है, जबकि उस व्यक्ति ने जो राय ब्राजील के राष्ट्रपति को दी थी वो बिल्कुल सटीक थी कि 100% लॉकडाउन होना चाहिए। उस पर कहीं ना कहीं काम नहीं हुआ। तो ये बिंदु भी आप यहां पर ध्यान में रखोगे और इस कारण से ब्राजील चर्चा में आ रहा है। लेकिन हमें भी यहां पर यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे देश में भी लॉकडाउन जो है वो लगभग खुल चुका है। केवल धार्मिक स्थानों पर लॉकडाउन नहीं है, लेकिन हमारे देश में भी कोविड-19 के मरीजों की संख्या बहुत तेज गति से बढ़ रही है, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। कहीं हम भी ब्राजील के रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं। इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हमारे तमाम मुख्यमंत्रियों को एक बार फिर इस मुद्दे पर आपस में मीटिंग करनी चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग को और किस प्रकार से बनाए रखा जा सकता है। अब हम उसकी आगे बढ़े तो नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो हम ये चर्चा करना चाहेंगे, क्या भारत और ब्राजील में तनाव रहा है? क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या भारत एवं ब्राजील के मध्य तनाव रहा है? यदि तनाव रहा है तो वो कौन से बिंदु थे जिनके पर भारत और ब्राजील में तनाव रहा? तो यहां पर आप लोग एक चीज का ध्यान रखना, मैं समानताओं में भूल गया कि भारत भी जहां एक और औपनिवेशिक देश था, और किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का। वही दूसरी ओर ब्राजील किस देश का उपनिवेश था? तो आप लोग ध्यान रखना, ब्राजील बेसिकली पुर्तगाली उपनिवेश था। हालांकि भारत में सबसे पहले जो यूरोपियन आए उसमें सबसे पहले समुद्र के रास्ते आने वाले पुर्तगाली थे, और पुर्तगालियों ने भारत छोड़ने के बाद, मतलब भारत को जब उन्होंने, अंग्रेजों ने भारत को कैप्चर किया तो उनका मुख्य सेंटर पुर्तगालियों कौन सा बन गया था? ब्राजील। मैं यहां रिपीट कर रहा हूं कि भारत और ब्राजील के मध्य, जहां भारत ब्रिटिश उपनिवेश रहा है वहीं ब्राजील किसका उपनिवेश रहा है? पुर्तगाल का। इसलिए ब्राजील और पुर्तगाल के बीच में आज भी हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं, ऐतिहासिक संबंध आज भी है। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि भारत और ब्राजील के मध्य क्या तनाव रहा है, और यदि तनाव रहा है तो तनाव किन बिंदुओं पर रहा है, इसको हम देखें। तो सबसे पहला बिंदु जो होगा, पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखना कि 1961 में, 1961 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन विजय नामक अभियान चलाया था। कौन सा? ऑपरेशन विजय।
और ऑपरेशन विजय नामक अभियान चलाकर भारत ने दिसंबर 1961 में पुर्तगाल से कौन सा क्षेत्र छीन लिया था? तो उत्तर होगा गोवा। वापस रिपीट कर रहा हूं, 1961 में भारत ने ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा पर नियंत्रण स्थापित कर दिया, क्योंकि उस समय तक गोवा, आपको पता है, गोवा 1510 से 1961 तक पुर्तगालियों के पास रहा। लेकिन 1961 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन विजय के नाम से एक ऑपरेशन चला करके और पुर्तगाली क्षेत्र गोवा, जो हमारा क्षेत्र था, उस पर जब नियंत्रण कर लिया, तो इससे ब्राजील नाराज हुआ और ब्राजील ने भारत पर आपत्ति दर्ज की और यह भी कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। इस कारण से जब ब्राजील ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न मंचों पर यह बात 1961 के दशक में कही, तो इससे भारत और ब्राजील के संबंधों में ऐसी बर्फ जमी कि उस बर्फ को पिघलने में कई साल लग गए। तो पहला पॉइंट तो आप देखना, किस मुद्दे को लेकर? गोवा। हालांकि गोवा से डायरेक्टली ब्राजील को कोई मतलब नहीं है, लेकिन ब्राजील और पुर्तगाल के बीच में ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुर्तगाल का ही उपनिवेश था ब्राजील। दूसरा पॉइंट जो है आपको पता होगा, दूसरा बिंदु, वर्ष 2009 के अंदर, वर्ष 2009 में ब्राजील और पाकिस्तान के बीच में एक सामरिक समझौता हुआ। किसके बीच में? ब्राजील और पाकिस्तान के बीच में एक सामरिक समझौता हुआ, स्ट्रेटेजिकल एग्रीमेंट बिटवीन ब्राजील एंड पाकिस्तान इन 2009। और इस समझौते के तहत ब्राजील ने पाकिस्तान को कुछ ऐसी मिसाइलें देने के लिए एग्रीमेंट किया जो मिसाइलें काफ़ी अहम मानी जाती हैं। और उन मिसाइलों का अगर बात करें तो उसका नाम था MAR फर्स्ट। यहाँ पर ब्राज़ील ने कौन सी मिसाइल देने के लिए समझौता किया? MAR फर्स्ट मिसाइलें पाकिस्तान को देने के लिए ये एग्रीमेंट किया था। ये एंटी रेडिएशन मिसाइलें थी जो काफ़ी अहम मानी जाती हैं। और यहाँ पर भारत ने ब्राजील से कहा कि आप एक ऐसे देश को, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप किसी को मिसाइल दीजिए, लेकिन आप एक ऐसे देश को मिसाइलें दे रहे हो जो भारत में सीमा पार आतंकवाद को बढ़ा रहा है। भारत में टेररिस्ट गतिविधियों को प्रोत्साहित करने में पाकिस्तान की भूमिका है और आप कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस प्रकार के हथियार प्रदान करके एक ऐसे देश का संरक्षण कर रहे हो जो टेररिज्म अर्थात आतंकवाद को बढ़ावा देता हो। तो इस मुद्दे पर भी वर्ष 2019 में भारत ने आपत्ति दर्ज की थी। और तीसरा आपको पता होगा, थर्ड पॉइंट ये है कि भारत, आपको पता होगा, भारत गन्ना किसानों को, हमारे जो वे किसान जो गन्ने की खेती करते हैं, उनको भारत सरकार उनको सब्सिडी देती रही है। और जब भारत सरकार अपने किसानों को सब्सिडी देती है तो ये मतलब ये आपको इकोनॉमिक्स वाले सर बताएंगे कि इससे WTO के नियमों का कुछ वायलेंस होता है। और इसको लेकर आपको पता होगा WTO की जो दोहा दौर की वार्ता चल रही है उसको लेकर काफ़ी देशों में आपस में मतभेद है। उसी के तहत WTO में भारत के खिलाफ ब्राजील ने शिकायत की। ये घटना लेटेस्ट है, ब्राजील ने शिकायत की, ये घटना लेटेस्ट है, जिसमें एक प्रकार से भारत का विरोध किया WTO में। किसने? ब्राजील ने। इसलिए जब ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो रिपब्लिक डे पर भारत में आए तो भारत के गन्ना किसानों ने उनको विरोध प्रदर्शन करके उनका विरोध भी किया कि आप हमारे हितों के खिलाफ बातचीत करते हो। ये तीन बिंदु जो है वो भारत और ब्राजील के मध्य तनाव उत्पन्न करने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये इतना भयंकर तनाव भी नहीं है जितना भारत पाकिस्तान या भारत चीन के मुद्दों पर होता है। लेकिन मैंने इश्यूज बताए कि इस कारण से कहीं ना कहीं, जैसे जो गोवा का मुद्दा था, उसकी वजह से भारत ब्राजील के बीच संबंध स्थापित होने में कई साल लग गए। तो अब हम आगे बढ़ें और उसके बाद में हम ये देखें
उसके बाद का जो पॉइंट आपका आएगा वो होगा कि भारत एवं ब्राजील को नजदीक लाने वाले कारक कौन से हैं, मतलब फैक्टर्स विच एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड ब्राजील। भारत और ब्राजील के बीच में बेहतर संबंध स्थापित करने वाले कारक कौन से हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, यहां पर अगर बेटर रिलेशंस की बात करें तो उसमें सबसे पहला बिंदु आएगा और वो आएगा उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं। ये पहला बिंदु होगा, हम इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। पहला कौन सा होगा? उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं एवं द्विपक्षीय व्यापार। ये बिंदु जो है वो दोनों देशों को आपस में जोड़ता है, पहला पॉइंट। दूसरा आप लोग ध्यान रखना, ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी। ऊर्जा सुरक्षा, इसमें खनिज तेल भी हम लिखेंगे, मिनरल ऑयल, और साथ ही साथ जो बायोफ्यूल है उस बायोफ्यूल में ब्राजील का इंपॉर्टेंट स्थान है। तीसरा फैक्टर जो भारत और ब्राजील को नजदीक लेके आता है वो है IBSA, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका। फिर चौथा बिंदु जो भारत और ब्राजील को नजदीक लेके आता है वो फोर्थ फैक्टर जो है उसको हम कहते हैं ब्रिक्स बैंक का कॉन्सेप्ट जो है ये भी भारत और ब्राजील को एक दूसरे के नजदीक लेकर आता है। इसी प्रकार से पांचवा बिंदु जो है, फिफ्थ पॉइंट जो है, पांचवा बिंदु जो है वो होगा दक्षिण सहयोग। इसको हम कहेंगे साउथ कोऑपरेशन। और एक आपको पता होगा कोविड-19 में ब्राजील के राष्ट्रपति की एक चिट्ठी पर भारत ने ब्राजील की मदद की है। तो एक कोविड-19 के दौरान जो भारत और ब्राजील के बीच में जो सहयोग इस्टेब्लिश हुआ है वो भी काबिले तारीफ है। तो अब हम एक एक और एक जो है आप लिख सकते हो रणनीतिक साझेदारी। रणनीतिक कहते हैं स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप। रणनीतिक साझेदारी की दृष्टिकोण से भी ये इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। तो एक बिंदु जो होगा वो आपका होगा स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप के पॉइंट से। और एक लेटेस्ट अभी 2020 सितंबर 2020 की एक डेट है जिसके अंतर्गत भारत जो है वो ब्राजील के एक सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ेगा, अर्थ ऑर्बिट वाला, जिसको हम कह रहे हैं उसका नाम है एमेजोनिया। उस सैटेलाइट का नाम क्या है? एमेजोनिया फर्स्ट के नाम से है। और ये भारत का इसरो जो है वो PSLV के माध्यम से इसको प्रक्षेपित करेगा। हालांकि ब्राजील इसकी बाकायदा हमें राशि चुकाएगा, लेकिन ये भारत ब्राजील का अंतरिक्ष के क्षेत्र में बढ़ते हुए सहयोग की ओर संकेत कर रहा है। तो इसके अलावा और जो पॉइंट्स आ सकते हैं उसमें हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि भारत एवं ब्राजील के बीच में संबंधों को बेहतर करने वाले कौन कौन से पॉइंट्स हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट होगा उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं। सबसे पहला बिंदु कौन सा होगा? उभरती हुई अर्थव्यवस्था। इसका मतलब क्या होगा कि भारत एवं ब्राजील अपने अपने क्षेत्र की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज है। और ध्यान रखना यहां पर जो ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट आया है उसमें यह कहा गया है कि भारत और ब्राजील जो है वो बेसिकली ब्रिक्स में अहम रोल अदा कर सकते हैं। भारत, ब्राजील, रसिया और चाइना, ये चार देश जो है वो 2050 तक विश्व अर्थव्यवस्था का इंजन साबित हो सकते हैं। इसलिए यदि भारत और ब्राजील के बीच में बेहतर संबंध स्थापित होते हैं तो ये निश्चित रूप से न केवल दोनों की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को दिशा देने में अहम रोल अदा कर सकते हैं, बल्कि ये द्विपक्षीय व्यापार को भी
बायलैटरल ट्रेड को भी बढ़ा सकते हैं। वर्ष 2018-19 का जो आंकड़ा है वो द्विपक्षीय व्यापार का 8.2 अरब डॉलर का है और वो आंकड़ा जो है बढ़ने की संभावना है। हालांकि उस पर थोड़ा सा विराम चिन्ह या प्रश्न चिन्ह जो लगा है वो लगा है कोविड-19 के इस लॉकडाउन के कारण। वो लॉकडाउन का इम्पैक्ट तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर आएगा, लेकिन जैसा मनुष्य सोचता है, आपको पता होगा कि जस्ट उसका विपरीत होता है। जहां हम लोग सोच रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी नीचे जा सकती है, लेकिन हो सकता है कि भारत के लिए ये एक बेहतर मौका भी साबित हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से चाइना से इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है, उसका नया सेंटर इंडिया बन सकता है। तो ये बिंदु भी आप ध्यान रखोगे। दूसरी मैं चर्चा करना चाहूँगा, पहला उभरती हुई अर्थव्यवस्था, दूसरा रणनीतिक साझेदारी। ध्यान रखना, भारत और ब्राज़ील के बीच में जो लेटेस्ट रिलेशंस हैं वो स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं। भारत और ब्राज़ील दोनों मिलकर, जहां दोनों की लोकेशन, ब्राज़ील की लोकेशन अटलांटिक ओशन में इंपॉर्टेंट है, तो भारत की लोकेशन हिंद महासागर में महत्वपूर्ण है। भारत अभी हिंद प्रशांत रणनीति पर ज़्यादा बल दे रहा है, लेकिन भविष्य में हिंद अटलांटिक को अगर भारत फोकस करता है तो निश्चित रूप से उस स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप का एक अहम भागीदार जो है वो ब्राज़ील बनेगा। तो पहला दूसरा पॉइंट हो जाएगा रणनीतिक साझेदारी के दृष्टिकोण से। तीसरा बिंदु आप लोग ध्यान रखना, सितंबर 2020 में यह प्रस्तावित है कि भारत ब्राज़ील के एक सैटेलाइट जिसका नाम होगा अमेजोनिया फर्स्ट, अमेजन नदी के नाम पर है, ध्यान रखना, अमेजोनिया फर्स्ट जो है उसका प्रक्षेपण भारत का इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका PSLV के माध्यम से किया जाएगा। यदि भारत इससे करता है, भारत ब्राज़ील के इस सैटेलाइट का प्रक्षेपण करता है, तो निश्चित रूप से अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी भारत और ब्राज़ील के बीच में सहयोग स्थापित होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी। तो आप लोग ध्यान रखना, काफ़ी जो कच्चा तेल है, जैसे रिलायंस वगैरह ब्राज़ील से तेल आयात करती है, तो भारत को तेल आयात के अंदर ब्राज़ील की अहम भूमिका है। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि जो हम कहते हैं जो नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्सेज, उसमें बायोफ्यूल भी आता है, और बायोफ्यूल में दुनिया में सबसे अहम स्थान जो है वो ब्राज़ील का माना जाता है। और यदि भारत ब्राज़ील के साथ बायोफ्यूल के क्षेत्र में भी अगर रिलेशन एस्टैब्लिश करता है तो भारतीय ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका अदा कर सकता है। एक थोड़ी सी कमी यहाँ पर क्या है कि जहाँ एक और भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसे रिलायंस है, अडानी ग्रुप है, इन्होंने ब्राज़ील में इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन ब्राज़ील की जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उन्होंने अभी इतना इंटरेस्ट जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में नहीं दिखाया है। हम आशा करते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां ब्राज़ील की भी भारत में नए पायदान स्थापित करेगी। इसी प्रकार से आपको पता होगा कि वर्ष 2003 में जब G7 की बैठक जब फ्रांस में हुई, और फ्रांस में जो समिट हुई G8 की, जिसका नाम आज की तारीख में G7 है, उस फ्रांस समिट में ही 3 देशों ने आपस में मिलकर आगे की रणनीति तैयार की थी। और जो G8 की जो 2003 की समिट हुई जून 2003 में, उसके 3 दिन बाद ही इन तीनों देशों के विदेश मंत्री, किसके, भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के विदेश मंत्री कहां पर आए, तो ब्राज़ील में आए, ब्राज़ीलिया में, और यहां पर इब्सा की रूपरेखा तैयार की। इब्सा जो वर्तमान में 3 उभरती हुई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक औपचारिक संगठन है, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, उसके कारण भी भारत और ब्राज़ील एक दूसरे के नज़दीक आए हैं। इसी प्रकार से आपको पता होगा ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छा समझा रखा है। ब्रिक्स BRICS, जिसकी स्थापना सबसे पहले वर्ष 2009 में येकेटरिनबर्ग सम्मेलन में RIC से स्टार्ट हुई, वो RIC आज की तारीख में ब्रिक्स है। और ब्रिक्स जो है वो एक ध्रुवीय विश्व को प्रति संतुलित करने में निश्चित रूप से अहम रोल अदा कर सकता है, वन पोलर वर्ल्ड को काउंटर बैलेंस करने के लिए। और आपको ध्यान रखना, इस ब्रिक्स में एक देश ब्राज़ील भी है तो एक देश इंडिया भी है, और यहाँ ब्रिक्स में जो आपस का सहयोग है वो भारत और ब्राज़ील के द्विपक्षीय संबंधों को भी
मजबूत करने में निश्चित रूप से अहम रोल अदा करता है। एक आपको पता होगा कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की भूमिका को कम करने के लिए और वहाँ जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन प्रोजेक्ट में किस प्रकार से लोन दिए जाएं, उसके लिए ब्रिक्स बैंक जो संघाई में स्टैब्लिश किया गया है, जिसके केवी कामत जो भारतीय पहले अध्यक्ष बने हैं ब्रिक्स बैंक के, उसमें भी दोनों देशों की हिस्सेदारी बराबर है। यहां से भी दोनों के बीच में सहयोग पड़ सकता है। फिर एक बिंदु होगा दक्षिण दक्षिण सहयोग, साउथ साउथ कोऑपरेशन। इसका मतलब क्या होगा कि जब भी विकासशील देशों के मध्य सहयोग बढ़ता है तो उसे दक्षिण दक्षिण सहयोग कहा जाता है। इसको मैंने सबसे पहली वाली क्लास में समझाया था, साउथ साउथ कोऑपरेशन। जब विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में आपस में सहयोग और समन्वय बढ़ता है तो इस प्रकार के सहयोग और समन्वय को दक्षिण दक्षिण सहयोग कहा जाता है। और भारत ब्राजील के रिश्ते जो है वो दक्षिण दक्षिण सहयोग की ओर संकेत करते हैं। और एक लास्ट पॉइंट, कोविड-19 के अंदर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी मदद जो है वो ब्राज़ील की है, जिससे हम आशा कर सकते हैं कि भारत और ब्राज़ील के संबंध आने वाले वक्त में और बेहतर होने की पूरी संभावनाएं होगी। अब इसके अतिरिक्त और क्वेश्चन आपके क्या बन सकते हैं उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। अब वो पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, देखो आप थोड़ा सा बिंदु हम ये देखें। आप लोग जब ब्राजील को पढ़ें तो आप लोग अपने सामने एटलस जरूर रखें और एटलस के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करें। यहां पर देखिए, सबसे पहले हम देखें कि जिस साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के देश की बात कर रहे हैं वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। और यहां पर ये आ गया पनामा देश, पनामा जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का लास्ट कंट्री है, ये आ गया पनामा। और पनामा की सीमा मिलती है नीचे कोलंबिया से। यहाँ पर जो देश है आप देखिए, ये बहुत बड़ा कंट्री है और इसी का नाम है ब्राज़ील। इसी का नाम है ब्राज़ील। और ये जो कॉन्टिनेंट आप देख रहे हो ये बेसिकली साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। यहाँ पर एक छोटा सा लंबा सा देश है जिसका नाम चिली है और यहाँ पर एक छोटा सा देश है इक्वाडोर। तो पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जितने भी देश हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जितने भी देश हैं, उन सभी देशों से ब्राज़ील की सीमाएं मिलती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जितने भी देश हैं उन सब से ब्राज़ील की सीमाएं मिलती है, केवल दो को छोड़कर। वो दो कौन से हैं? तो वो दो देश जिनकी सीमाएं ब्राज़ील के साथ नहीं लगती है वो है इक्वाडोर और दूसरा है चिली। इन दो से इसकी सीमा नहीं मिलती, बाकी सबसे मिलती है। ब्राज़ील दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टिकोण से। ये बिंदु भी आप यहां पर ध्यान रखोगे। एक आपको पता है कि ब्राज़ील एक ऐसा देश है जिससे इक्वेटर भी गुजरता है 0 डिग्री और इससे 23.5 डिग्री मकर वर्त भी गुजरता है। वह कौन सा देश है जिससे 0 डिग्री अर्थात इक्वेटर और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अर्थात मकर वर्त दोनों गुजरते हैं? तो उत्तर होगा ब्राज़ील। ब्राज़ील की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है अमेजन नदी। और अमेजन जो है वो एंडीज से निकलकर यहाँ पर आपको पता है कि ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है जिसको हम एंडीज कहते हैं। और एंडीज का दक्षिण में अधिकांश भाग जो है वो किस देश में आता है? तो उत्तर होगा चिली के अंदर। अब यहाँ पर आप देखोगे एंडीज से निकलती है कौन सी नदी? तो वो नदी है आपकी अमेजन नदी। और अमेजन नदी का मुहाना जो है वो बेसिकली किस के पास में है? तो इक्वेटर के पास में है। अमेजन नदी का मुहाना जो है वो बेसिकली अमेजन रिवर जो है उसका मुहाना इक्वेटर के पास में है। अमेजन नदी का मुहाना इक्वेटर के पास में है और अमेजन नदी जो है इक्वेटर के पास। और ध्यान रखना, इक्वेटर के पास सबसे अधिक गर्मी होगी। जहां पे सबसे अधिक गर्मी होगी वहां सबसे अधिक
सबसे अधिक वाष्पीकरण होगा। जहाँ सबसे अधिक वाष्पीकरण होगा वहाँ सबसे अधिक संघनन भी होगा, और जहाँ संघनन होगा वहाँ सबसे अधिक बारिश भी होगी। इसलिए क्योंकि इस देश के लगभग मध्य से इक्वेटर गुजरता है, इसलिए ये उष्ण कटिबंध में इसका क्षेत्र आता है, और उष्ण कटिबंध में बारिश ज़्यादा होती है। इसलिए इस क्षेत्र को दो कारणों से पानी मिलेगा, एक तो अमेजन नदी का पानी, और दूसरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में डेली बारिश होती है, और इसलिए यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन्हीं सदाबहार वनों को विश्ववीय वर्षा वन भी कहते हैं, और इन्हीं विश्ववीय वर्षा वन जो दुनिया में इसलिए कहते हैं कि अमेजन के जंगल जो है, अमेजन के जंगल जो उष्ण कटिबंध में है, ट्रॉपिकल जोन में है, वो दुनिया के सबसे घने वन हैं, दुनिया के सबसे अधिक जैव विविधता में संपन्न वन है। कौन से? अमेजन के जंगल। और अमेजन के जंगल किस में आएंगे? तो सेल्वाज में। और सेल्वाज कैसे वन है? इक्वेटोरियल रेनी फॉरेस्ट, विश्ववीय वर्षा वन है वो। और इन्हीं सेल्वाज के जंगलों में आपको पता है ब्रासिल नाम का एक पेड़ पाया जाता है। कौन सा पेड़? ब्रासिल नाम का पेड़ पाया जाता है। किसमें? सेल्वाज के जंगलों में। उसी के नाम पर किस देश का नाम पड़ा है? तो उत्तर होगा ब्राजील का नाम उसी के नाम पर पड़ा है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ब्राजील का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, ध्यान रखना, वहां पे ब्राजील का पठार पाया जाता है, और ये पठार भी खनिज संसाधनों में काफी संपन्न माना जाता है। तो ये बिंदु भी आप ध्यान रखोगे। एक आपको पता है कि ब्राजील का सबसे बड़ा सिटी कौन सा है? देखो, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। ब्राजील के सबसे बड़े शहरों में नाम आएगा साओ पालो और रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो सिटी जो है वो बेसिकली रियो समिट के लिए जानी जाती है, लेकिन साओ पालो जो है वो ब्राजील का सबसे बड़ा शहर है। कौन सा? साओ पालो। साओ पालो ब्राजील का सबसे बड़ा सिटी है, जो दक्षिणी गोलार्ध का भी सबसे बड़ा शहर माना जाता है। यह विश्व की कहवा मंडी मानी जाती है, कॉफी मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। कौन सा? साओ पालो। और साओ पालो से, साओ पालो सिटी है, वहां से साओ पालो सिटी से, ये साओ पालो से सेंटोस तक, सेंटोस इसका इंपॉर्टेंट बंदरगाह है जहां कॉफी जाएगी, तो सेंटोस तक एक ट्रेन चलती है जिसे कॉफी ट्रेन कहा जाता है। साओ पालो से सेंटोस तक चलने वाली ट्रेन को कॉफी ट्रेन कहा जाता है, और सेंटोस को कहते हैं कॉफी बंदरगाह। तो ये बिंदु भी आप यहां पर ध्यान में रखोगे। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्राजील के कॉफी के, कहवा के बड़े बड़े बागानों को क्या कहते हैं? तो उत्तर होगा फजेंडा के नाम से उनको जाना जाता है। इसी प्रकार से और क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपको पता है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो होगा नील नदी। नील के बाद नंबर आता है किसका? अमेजन का। लेकिन क्वेश्चन ये पूछे कि किस नदी का अपवा क्षेत्र, ड्रेनेज एरिया सबसे बड़ा है? तो दुनिया में सबसे बड़ा ड्रेनेज एरिया जो है वो बेसिकली अमेजन नदी का माना जाता है। और अमेजन के जंगल जो है वो जैव विविधता में काफ़ी संपन्न है। अमेजन के जंगल जो है दुनिया को ऑक्सीजन देने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। कहते हैं कि दुनिया को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उसका 20% पार्ट अमेजन के जंगल देते हैं। इसलिए अमेजन के जंगलों को दुनिया का फेफड़ा भी कहा जाता है। और हाल ही में लेटेस्ट जब अमेजन के जंगलों में जो आग लगी, उस आग ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया था। तो ये पॉइंट भी आप इसमें ध्यान में रखोगे। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखना कि ब्राजील किस देश का उपनिवेश रहा था? तो ब्राजील बेसिकली पुर्तगाल का उपनिवेश रहा, इसलिए यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो पुर्तगाली है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज पुर्तगाली, जैसे भारत में इंग्लिश सबसे ज़्यादा चलती है तो वैसे ही। और इसके अलावा और क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि अमेजन नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो उत्तर होगा मैंडीरा। और ब्राजील की सीमा किन किन देशों से लगती है, ऐसा भी पूछ सकते हैं, और किससे नहीं लगती, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्राजील के दक्षिण पूर्व में स्थित इन जंगलों को किस नाम से जानते हैं? तो उत्तर होगा कंपाज के नाम से जाना जाता है। ब्राजील में किन चीज़ों की संभावनाएं हैं, तो वहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है। तो ये जो है, एक आपको पता होगा, आपसे पूछे कि अमेजन नदी जो है, मतलब ब्राजील,
अमेजन नदी का महत्वपूर्ण स्थान जो है वो अमेजन का सबसे बड़ा अपवा क्षेत्र ब्राजील के अंदर ही है और रबर का मूल स्थान अमेजन के जंगल माने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है। तो दोस्तों मैंने आपके सामने थोड़ा सा ज्योग्राफी भी आपके सामने डिस्कस करने का प्रयास किया और मेरी प्रवृत्ति ये रहती है कि कहीं से भी कैसे भी करके जब आप एग्जाम दो तो उस एग्जाम में कैसे करके आपके पास आईआर में जब हम उसको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दृष्टि से देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी की दृष्टि से देखते हैं, या फिर उसी अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी को जब ज्योग्राफी के साथ जोड़ते हैं तो वहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और ध्यान रखना, इस प्रकार बहुत कम लोग पढ़ते हैं। जो लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं उनको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तो फिर हम आज इतना ही करेंगे, कल फिर एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।